आज टीआरएस कॉलेज रीवा में मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के उद्घाटन सत्र में ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी के सचिव, अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के प्राध्यापक डॉक्टर मनीष वर्मा ने सामाजिक परिवर्तन और संभावनाएं पे अपना बीज वक्तव्य दिया, जो मैं चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मनीष वर्मा। जितनी भी प्रक्रियाएं राइट फ्रॉम इवोल्यूशन से आज के समय में हुई है हमारे समाज में एट अ ग्लोबल लेवल, वो सारी चीजें इसमें समावेशित हो जाएंगी। मेरा मानना है कि 50 मिनट या 1 घंटे का समय जो सोशलॉजी डिपार्टमेंट स्पीकर के लिए, वो समय शायद सक्षम नहीं होगा इस टॉपिक को जस्टिस करने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से डिबेट करने के लिए। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ आपका ध्यान ले जाओ, जो वर्तमान परिवर्तन और उस परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां और संभावनाओं का द्वार हमारे लिए खोलता है। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन हम लोग हर एक दिन, हर एक समय और टाइम और स्पेस दोनों में महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन उससे रूबरू हो रहे हैं। एक छोटे बच्चे का बड़ा होना, समय का परिवर्तन होना, पर्यावरण का परिवर्तन होना, दिन का परिवर्तन होना, ये सारी चीजें परिवर्तन में आ जाती हैं, जिसको एज सोशल साइंटिस्ट हमें जानना जरूरी है। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या होगा, ये नोट करना, ये रिकॉर्ड करना हमारे जैसे समाजशास्त्रियों का ही परम दायित्व बन जाता है। तो जब भी परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। मनुष्य का संबंध जो है एक दूसरे से परिवर्तित होता है और इसका इम्पैक्ट जो है सांस्कृतिक स्तर पर देखने को मिलेगा, सामाजिक संस्थाओं के ऊपर देखने को मिलेगा, जीवन चरित्र जो होता है, लाइफस्टाइल, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा उपभोग का तरीका है, कंजम्पशन पैटर्न, उसको भी देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हम लोग करते चले जा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इसको देखने के लिए मिलेगा। तो परिवर्तन मल्टी डाइमेंशनल कॉन्सेप्ट है और जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ समावेशित कर सकते हैं और परम जो मुख्य उसका एक्सेस है उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये ज्योग्राफिकल, ये प्रमुख डायमेंशंस हैं जिसमें हम लोग उसको जो है चर्चा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि परिवर्तन हो कैसे रहा है, या परिवर्तन अगर मनुष्य के इवोल्यूशन के इतिहास को देखा जाए तो हम अगर उन प्रमुख चरणों को अगर रिकॉर्ड करना चाहें जिसके तहत हमारे अंदर तीव्रता के साथ परिवर्तन हुआ है, तो मैं मानता हूं कि कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण समय या परिदृश्य हमारे जहन में उभर के सामने आ जाएंगे जो हमें लगता है कि हमारे लिए इस पर परिचर्चा करना बहुत उचित होगा और उपयुक्त भी होगा, क्योंकि टॉपिक भी हमारा यही है। अगर मनुष्य के उद्भव का इतिहास को आप देखें तो सबसे पहला जो मेजर चेंज हुआ था, जिसको हम रिनेसां पीरियड के नाम से जानते थे, पुनर्जागरण पीरियड के नाम से जानते थे, इनलाइटनमेंट पीरियड के नाम से जानते थे, ये अर्ली 18th सेंचुरी में हुआ था। और आप मान के चलिए कि जब ये हुआ था तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मैजिक और रिलीजन को पीछे छोड़ दिया था और साथ साथ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रैशनैलिटी, रीजनिंग, इक्विटी और इक्वालिटी की बात करने लगे थे। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज था ह्यूमन इवोल्यूशन में, जहां पे हम फ्यूडल जो लाइफस्टाइल था, फ्यूडल जो थॉट था, जो हम जिसमें हम दूसरे को अपनी अमानत मान के चलते थे, दूसरे के लाइफ को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे, उससे हम परिवर्तित होकर इक्वालिटी और इक्विटी की बात करने लगे। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वहीं से डिग्निफाइड सोशल लिविंग जो हो सकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं डिग्निटी की बात करता है, वो हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि रिनेसां पीरियड के साथ ही कहीं ना कहीं हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की थी। आधुनिकता के दौर में हम लोग चले गए थे, इक्विटी, इक्वालिटी, रैशनैलिटी, रीजनिंग, इन सब की बात करने लगे थे। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख फेज आया ह्यूमन इवोल्यूशन में परिवर्तन का, वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 के दौरान ये रिवॉल्यूशन हुआ था
और कहीं ना कहीं उस रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया था। और अगर आप भारतीय संविधान को देखें, जो कि वर्ल्ड का बृहत्तम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं अपना स्पिरिट जो है वो इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके चलता है और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की बात करता है। इसी दौरान एक बहुत दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसने पूरे विश्व के स्तर पर जो है हमारे जीवन के जीने के तरीकों को, हमारे सोच के तरीकों को और हमारे व्यवहार करने के तरीकों को परिवर्तित किया। वो था द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। जैसा कि हमें विदित है, ये पहली बार तब हुआ 18वीं सेंचुरी में, जब हम लोग फ्यूडल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे। और जब हम बढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन जीने के तरीके में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है एस्क्राइब स्टेटस से अचीव स्टेटस की तरफ बढ़ने लगे, मेरिटोक्रेसी की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। और साथ ही साथ हमारा जीवन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस हो गया। हम मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो आए, साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आए, लाइक स्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रतीक है, जिसके कारण जो है ये सारी परिवर्तन हमारे समाज में बहुत तीव्र गति से घटित हो रही है। उसके बाद अगर आप मनुष्य के उद्भव का इतिहास को देखें तो एक महत्वपूर्ण फेज 1980s के दशक में आती है, जब हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रवेश किया, भूमंडलीकरण। और भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड और टाइम एंड स्पेस कर दिया। समय और दूरी जो है हमारे लिए एक चुनौती नहीं रही इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। और मैं मान के चलता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मल्टी डायनामिक, मल्टी फेसेट एक्टिविटीज था, जिसने अपने परिवेश में, अपने आगोश में पूरी दुनिया को समेट लिया। ये एक ऐसा बज़वर्ड था, एक ऐसा चमकीला शब्द था और एक ऐसी चमकीली प्रक्रिया थी जिसके परिधि में आने के लिए हम लोग सभी लोग तत्पर थे, चाहे तो वो डेवलप्ड कंट्री की बात कर ले, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री की बात कर ले। हर आदमी उसको टेम करना चाह रहा था, हर आदमी उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाह रहा था। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ दो तरह की प्रक्रियाएं हमारे विश्व स्तर पे उद्भव हुई। एक स्कूल जिसका ये मानना था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है समाज के लिए। इसने कमोडिफिकेशन के लेवल पे, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो है बहुत ही रिवॉल्यूशन ला दिया है। और अब जो है हमारे परिधि में विश्व की जितनी भी लग्जरीज हो सकती हैं, जितने भी कंफर्ट हो सकती हैं, वो हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है, जिसने ये माना कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो वेस्टर्न और कॉलोनियल प्रोडक्ट है। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री जो थे इसको नियो कॉलोनियलिज्म के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। पहले वो हमारे ऊपर आए, हमारे ऊपर कब्जा किए कॉलोनियल पीरियड में, और हमारे ऊपर अधिपति जमा के हमारे ऊपर शासन किया। भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, 200 सालों तक जो है ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अधिकार जमाया, हमारे ऊपर रूल किया और हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, जिसके बारे में दादा भाई नेहरू ने अपनी किताब में बहुत विस्तृत तरीके से लिखा है। लेकिन ये नियो कॉलोनियलिज्म जो था, इसने एक नए युग का सूत्रपात किया विश्व के स्तर पर, जिसमें हम जो जेंट इकोनॉमिक पावर्स हुआ करते थे, जिसको हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के नाम से बुलाते हैं या जिसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री के नाम से बुलाते हैं, उनको हम लोगों ने इनवाइट करने की शुरुआत की और उनको अपने देशों में बुलाया और उनको उस तरह का फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया कि वो हमारे यहाँ आए और बिजनेस स्टार्ट करें। साथ ही साथ कहीं न कहीं WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसको भी इस तरह के डेवलप्ड कंट्री ने, अमेरिका और रशिया और चाइना, इस तरह के दूसरे डेवलप्ड कंट्री ने उस पर कंट्रोल करने की शुरुआत की। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स सारा कुछ उससे गड़बड़ होने लगा। और आप देखिए माइक्रो लेवल पे अगर सूक्ष्म स्तर पे आप चले जाए तो आप पाएंगे कि हमारा किसान जो है अपने कृषि का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। और उसको नहीं उठा पाने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो WTO के एग्रीमेंट है, जिसका हम लोग भी सेक्रेटरी है, भारत वर्ष में सेक्रेटरी है,
उसके अनुसार हमको अप्लाई करना है जो WTO का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार। और वो नॉर्म जो है हमेशा चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज उस पर कंट्रोल करते हैं, जो डोमिनेंट कंट्रीज है उस पर कंट्रोल करते हैं, तो वो उसको जो है अपने तरीके से गवर्न करता है। नतीजा ये होता है कि गरीब जो है वो गरीब होता चला जा रहा है और अमीर जो है अमीर होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये इस पूर्व के सदी का ये सबसे प्रमुख चरण था, प्रक्रिया था, जिसने समाज के परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और तरह तरह से स्कॉलर्स को अध्ययन करने का प्रयास करते रहे। स्कॉलर्स ने उनको नॉलेज सोसाइटी के नाम से बुलाने का प्रयास किया, कुछ स्कॉलर्स जो थे उनको इंफॉर्मेशन सोसाइटी के नाम से बुलाने का प्रयास किए, कुछ लोग उसको रिफ्लेक्स सोसाइटी के नाम से बुलाने का प्रयास किए, कुछ लोग उसको ग्लोबल विलेज के नाम से बुलाने का प्रयास किए। ये मैं कुछ क्षणिक नाम ले रहा हूं जो हमारे बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम ऐसे थे या बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसपे इस ग्लोबलाइजेशन को स्टडी करने का या इसको समझने का स्कॉलर्स ने प्रयास किया। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये उभर के आई कि जो वेस्टर्न डोमिनेंट कंट्रीज थे उन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन को एक टूल के रूप में, एक ऐसे यंत्र के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है सोसाइटी में, तो उसका से बहुत क्षणिक रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन लोगों ने ग्लोबल इकोनॉमी, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था WTO का, उसके थ्रू जो है ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने का प्रयास किया। जो नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो जो लिमिटेड थे उस पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास किया। और उसका डिजास्टरस इफेक्ट जो था वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर भी देखने को मिला और साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर भी देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष इसका ग्लोबलाइजेशन का उभर के सामने आया कि जो डोमिनेंट कंट्रीज थे वो कहीं ना कहीं इन सारे बहुत सारे पहलुओं को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं वो गवर्नेंस को भी कंट्रोल करने लगे। आप देखिए जो हायर लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी सेंट्रल जो एक्सेस ऑफ पावर है उसके द्वारा गवर्न होते हैं, उसके द्वारा फोर्सफुल रहते हैं, उसके द्वारा जो है प्रभावित रहते हैं, जिसको हम लोग आम दिनों में जो है समझ नहीं पाते हैं, हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत सूक्ष्म स्तर पर उसको देखने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जो भी डिसीजन होते हैं, अगर भारत पाकिस्तान का कोई लड़ाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको कंट्रोल करता है, चाइना उसको कंट्रोल करता है, और डिसीजन जो होते हैं सरकार उसको बहुत ग्लोरीफाई करती है कि भाई हम लोगों ने फला डिसीजन ले लिया। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी माइक्रो स्तर पर जाकर देखने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि उस डिसीजंस में कहीं ना कहीं ग्लोबल सुपर पावर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया था। तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो था इफेक्ट रहा, जिसको हम लोगों ने नियो कॉलोनियलिज्म के नाम से भी बुलाने का प्रयास किया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत की इसने। अगर आप इस ग्लोबलाइजेशन के दौर को देखने का प्रयास करें तो डेवलपमेंट में मैक्सिमम थ्रस्ट, विकास के ऊपर मैक्सिमम थ्रस्ट देने का प्रयास किया गया। और अगर भारतवर्ष को उठा के देखने का प्रयास करें तो बीइंग वेलफेयर कंट्री जो है, कल्याणकारी राज्य होने के कारण ये सारे सरकारों का ये दायित्व है कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। और जनता का कल्याण कैसे होगा? जनता का कल्याण तभी होगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, कमोडिटीज को आम जनता तक प्रोवाइड करने का प्रयास करें, एमिनिटीज को सुलभ करने का प्रयास करें। लेकिन इसको करने में कहीं ना कहीं हम लोग जो है लॉपसाइडेड हो जाते हैं, ब्लाइंडेड हो जाते हैं, ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं, जिसको प्रोफेसर टीके ने कॉग्निटिव ब्लैकआउट के नाम से बुलाने का प्रयास किया। कॉग्निटिव ब्लैकआउट कॉन्सेप्ट देते हुए प्रोफेसर टीके साहब ये कहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया में हम लोग कॉन्शियसली और डेलिबरेटली उन लोगों के राइट्स एंड प्रिविलेजेस को डिनाई करने का प्रयास करते हैं जो सिक्लूडेड है, जो एक्सक्लूडेड है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो ऑलरेडी एट द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ सोसाइटी। और तब हमारा डेवलपमेंट जो एजेंडा रहता है वो ये दिखाने के लिए होता है कि हम आम जनता को के इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट रिजल्ट ये होता है कि ये केवल और केवल उन लोगों को जो है बेनिफिट दे पाता है जो ऑलरेडी पावरफुल है सोसाइटी में, जो ऑलरेडी डोमिनेंट है सोसाइटी में, जो ऑलरेडी हैव्स है सोसाइटी में, जो ऑलरेडी चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, उनका लार्जर बेनिफिट उठा के लेके चले जा रहे हैं। मैं आने वाले
कुछ समय में मैं आंकड़ों को भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे एग्जैक्टली हम समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे कि मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए ग्लोबलाइजेशन और साथ में मैं डेवलपमेंट को लेकर चल के बता रहा हूं कि डेवलपमेंट जो था ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल हैंड था। ग्लोबलाइजेशन जो है अपनी उड़ान को डेवलपमेंट के थ्रू पूरा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस उड़ान को चुनौती के रूप में जो है स्वीकार किसने किया? हमारे पर्यावरण ने किया। किस तरीके से अंधाधुंध मैड रेस ऑफ डेवलपमेंट हम चले जा रहे थे, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग, हम लोगों ने इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन, स्लम्स को क्रिएट कर दिया, मल्टी फेसेट जो है प्रॉब्लम हम लोग ने क्रिएट कर दिया। और ये सोसाइटी जो है उल्रिच बेक ने इसको कहा कि इट हैज बिकम अ रिस्क सोसाइटी। हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी जो है रिस्क सोसाइटी के नाम से उल्रिच बेक साहब ने अपने स्टडी में बताने का प्रयास किया, क्योंकि अब हम लोगों ने जिस तरीके से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है, अंधाधुंध डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है, उस डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने नेचर को टेम करने का प्रयास किया, उसको अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने नेचर को इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज किया कि उसके दुष्परिणाम स्वरूप जो है नेचर जो है उसका जो कैरिंग कैपेसिटी था, वो कैरिंग कैपेसिटी जो है अब अंडर क्वेश्चन हो गया है। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि नेचर हमारे उन ग्रीड्स का जो है, उन लालचों का जो है जवाब दे पाने में सक्षम नहीं है। कहा गया है कि नेचर हैज सफिशिएंट फॉर आवर नीड्स बट नेचर हैज नथिंग फॉर आवर ग्रीड्स। हमारी आवश्यकताओं के लिए नेचर को देने के लिए बहुत कुछ है। और आप अगर देखिए मनुष्य की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्लोबल स्तर पे या ब्रह्मांड के स्तर पे आप देख लें, अभी तक हम लोग के पास ऐसा कोई नोन रिकॉर्ड नहीं है जिसपे हम ये बता सकें कि इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इस पृथ्वी पे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ कैसे, हाउ डज लाइफ इवॉल्व ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और ये इसके उद्भव का प्रमुख कारण था प्रॉपर सिमेट्री बिटवीन नेचर एंड एनवायरनमेंट। नेचर और इन्वायरमेंट के सामंजस्य के परिणाम स्वरूप जो है सृष्टि की उत्पत्ति इस धरती पर हुई। और उसी नेचर को और उसी इन्वायरमेंट को हम लोगों ने इतना ज्यादा मिसयूज करने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में जो है हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आई है। और प्रोफेसर शुक्ला साहब ने जो कॉन्सेप्ट नोट लिखा था इस सेमिनार के लिए, उसमें इसको हिट करता हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक उन्होंने चूज किया था डेलिब्रेशन के लिए, वो था कोरोना। व्हाट हैपेंड इन कोरोना? कोरोना पैंडेमिक एक ऐसा पैंडेमिक था जिसने, अगर आप मनुष्य के उद्भव के इतिहास को देख लीजिए तो आप पाइएगा कि ये पहला पॉसिबल समय था जब मनुष्य दरवाजे के अंदर बंद होने के लिए विवश हो गया था और जीव जंतु जो है बाहर खुले में घूम रहे हैं। और ये वस्तुस्थिति बनी कैसे, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा नेचर को टेम करने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करें। लेकिन हम इस बात को भूल जा रहे हैं कि जो सिनर्जी था नेचर और एनवायरनमेंट का, उसी सिनर्जी के फलस्वरूप हम इस धरती पे इवॉल्व हुए हैं। और अगर वो सिनर्जी बनी नहीं रहेगी तो शायद will be on the verge of extinction, हम एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर आप मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन संस्कृति को देख लीजिए, वो स्थिति शायद हमारी भी बन जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का स्पेस वॉर की बात हम कर रहे हैं इस परिवर्तन के दौर में और ग्लोबलाइजेशन के दौर में और विकास के दौर में, वो हमें और कहीं ले जाती है, हमारे विनाश के लिए ले जाती है। जिस तरह से हम लोगों ने बॉम्ब बना लिया है, जिस तरह से हम लोगों ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना लिया है,
वो कहीं ना कहीं हमारा जो सिनर्जी था, कोहेरेंस था नेचर के साथ, पर्यावरण के साथ, इकोलॉजी के साथ, उसको कहीं ना कहीं हिट करने का प्रयास कर रहा है। जैसे मैंने कहा, विषय बहुत विस्तृत है, बहुत बृहद है, इसका जो पैमाना है, इसका जो कैनवास है बहुत ही विस्तृत है, और शायद 50 मिनट का समय सुलभ नहीं होगा इसको विस्तृत रूप में डिस्कस करने का। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स महेश साहब ने दिए थे, माइक्रो स्तर पे मैं थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करना चाहूंगा, और फिर हम लोग मैक्रो स्तर पे उन दो चीजों को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, जिसको मैंने एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के नाम से अभी बुलाया, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आई है इस परिवर्तन के दौर में। आप परिवार के ऊपर देख लीजिए, परिवार की क्या स्थिति है वर्तमान समय में। परिवार जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है सोसाइटी का, जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, हमारे सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है, उसकी क्या परिस्थिति है वर्तमान स्वरूप में आप देखें तो आप पाते हैं कि परिवार विखंडित होते चले जा रहे हैं। और उस विखंडन का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग गोल ओरिएंटेड सोसाइटी में चले गए। पार्सस ने कहा कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, इट इज गोल ओरिएंटेड सोसाइटी, और गोल ओरिएंटेड सोसाइटी में हम केवल और केवल लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। हमारे लिए नॉर्म्स, नॉर्मेटिव ऑर्डर और मीन्स जो होता है, जो सबसे प्रमुख है सोसाइटी के एथिक्स को बनाने के लिए, उसके वैल्यूज को बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं खत्म होते चले जा रहे हैं। तो नतीजा ये हो रहा है कि हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं, और तो और इस ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में और इस विकास की दौड़ में शायद हम न्यूक्लियर फैमिली को भी भूलते चले जा रहे हैं। वर्तमान परिवेश को, और खासकर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर भारत में आप चले जाए तो आप पाते हैं कि सिंगल पेरेंट फैमिली भी बहुत आयत इमर्ज होकर सामने आ रही है। पति को पत्नी के लिए समय नहीं है और पत्नी को पति के लिए समय नहीं है। या तो हम डिवोर्स होकर रह रहे हैं, और डिवोर्स होकर नहीं रह रहे हैं, अगर सोसाइटी के कंपल्सन में भी रह रहे हैं तो हम दिखावे के लिए शादी के उसमें है, इन रियलिटी जो है हम सिंगल रह रहे हैं। तो बच्चे पैदा हो गए, सिंगल पेरेंट फैमिली के रूप में हम रह रहे हैं। विवाह एक दूसरा बहुत प्रमुख आयाम जो सोसाइटी को डिस्क्राइब करने का प्रयास करता है। क्या स्थिति है विवाह की? हम लोग विवाह की प्रक्रिया को भी भूलते चले जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य को अगर आप देखने का प्रयास करें, परिदृश्य को आप देखने का प्रयास करें, तो पाएंगे कि विवाह उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है सोसाइटी में। जो बेसिक नीड्स था विवाह का, जो फुलफिल करती थी, वो नीड्स जो है बिना विवाह के विरोध पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में इतना ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए हैं कि परिवार को समय देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और विवाह के बंधन में बंधकर बच्चे की उत्पत्ति करने के बाद बच्चे का पालन पोषण करने का भी समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो अचीवमेंट ओरिएंटेड है ना। जन्म एक ही बार होता है धरती पर, और उस जन्म का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना है, और विवाह करके अपने महत्वपूर्ण समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि हम लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना की शुरुआत कर दी। What is this? It is the agreement of convenience. हमारी बेसिक नीड्स है, और सबसे बेसिक नीड उसमें यह है कि हमें we need sex also, like food we need sex also. कोई जरूरी नहीं कि उसको करने के लिए हम विवाह करें, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगे, बच्चे उत्पन्न होंगे, समय जाएगा हमारे उनको पालने में। और जब तक ये म्यूचुअली कंसेंटेड रिलेशनशिप चलेगा तब तक ठीक है, नहीं तो अगले दिन टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण
पहलू 21st सेंचुरी में विवाह के स्तर पे हमें देखने को मिला है और भारत में इससे कोई अछूता नहीं है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। जो किंगशिप सिस्टम है वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उसका कारण जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि हम गोल ओरिएंटेड सोसाइटी हो गए। नॉर्म्स हमारे यहाँ रहा नहीं, वैल्यूज हम धीरे धीरे करके खत्म करते चले जा रहे हैं। बड़ों का सम्मान, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे पैदा करना सोसाइटी में और उसका पालन पोषण करना, सोशलाइजेशन करना, शायद ये हमारे लिए सेकेंड क्लास प्रेफरेंसेस रह गया। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे लिए क्या रह गया है कि हम केवल और केवल जो है अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। कर्तव्य के बारे में हमें नहीं पता, ना तो हमें पता है और ना ही हम उसको समझना चाहते हैं। मैं केवल और केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग हूं, उसको पाना चाहता हूं और उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। I'm in the process of cut throat competition. साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जो है हम चीजों को पाना चाहते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं किंगशिप से अब जो है कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है, इंटरेस्ट बेस्ड हो गया है। स्वार्थ सिद्धि में हम लगातार लगे रहते हैं। अगर नौजवानों की बात कर ले आप तो हम पाते हैं कि आज का नौजवान जो है क्रॉस रोड पे खड़ा है, चौराहे पे खड़ा है। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी संभावनाएं उनके सामने खड़ी है, लेकिन वो अपने आप को इस नए बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, दिग्भ्रमित हो गया है। वो ग्लोबलाइजेशन के चौंधियाती हुई लाइट को पकड़ने का प्रयास करे या जो बेसिक रियलिटी है सोसाइटी का, जहां पे निर्धनता, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे और सारी दूसरी सारी चुनौतियां हैं, परिवार के साथ आत्मसात करना, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करें। इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी पावर के बीच में वो अपने आप को पिसता हुआ महसूस कर रहा है। और वर्तमान युग से अगर आप पूछ ले कि आप करना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो शायद कोई सकारात्मक जवाब वो नहीं दे पाएगा। और समय के परिवर्तन के साथ साथ अगर वर्तमान जनरेशन से आप पूछने का प्रयास करें तो शायद उसका जवाब भी अलग अलग होता रहेगा। रूरल सोसाइटी को आप देख लीजिए, ग्रामीण समाज। पहले कहा जाता था कि अगर वेस्टर्न सोसाइटी को आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि रूरल अर्बन डाइकोटोमी है वहां, और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को अगर स्टडी करना चाहे तो आप कहेंगे कि देयर इज रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। लेकिन भारतवर्ष को अगर आप वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन और विकास के दौर में और जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी विल बी आर्ट्स, उस समय अगर रूरल और अर्बन की प्रक्रिया को देखने का प्रयास करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि रूरल क्या है और अर्बन क्या है और कौन किसके तरफ बढ़ रहा है। जो यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोलेटलाइजेशन की प्रक्रियाएं जो है वो इतना ज्यादा एक दूसरे से इम्बेडेड हो गई है कि अब हमको रूरल और अर्बन को एक दूसरे से अलग कर पाने में बहुत ही संकट हो पाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत तीव्र गति के साथ परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। ट्राइबल सोसाइटी को देख लीजिए आप, बहुत सारे थ्योरीज ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर कहे गए, उनके परिवर्तन को रिकॉर्ड करते हुए। कुछ लोगों ने कहा कि ट्राइबल सोसाइटी को जो है उसी एक्सक्लूजन में रहना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, ट्राइबल सोसाइटी को जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मर्ज कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज किए गए उसके ऊपर, लेकिन इन सब के बावजूद इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि वर्तमान के दौर में ट्राइबल सोसाइटी जो है क्राइसिस में, डीप इंडेमिक क्राइसिस में, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग विकास का ताना बाना बुन रहे हैं और जिस तरीके से रूरल एरियाज के तरफ और खासकर ट्राइबल और रिमोट एरियाज के तरफ हम लोग विकास के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि दोज हु आर लिविंग ऑन दोज जंगल्स, जिसमें हमारे
ट्राइबल जनजातीय समुदाय के भाई बंधु है, उनको रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं आगे के साथ आपके बारे में इस पर चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा दुष्परिणाम इसका ये हो रहा है कि जो उनका सीरीन इंजस्टिस हुआ करता था, जो उनका जंगल्स के ऊपर जो उनका नेचर के साथ उनका जो बैलेंस था उनके साथ, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होने चला जा रहा है। जेंडर के ऊपर देख लीजिए, महिलाएं बहुत सारी बैठी हुई हैं। वैसे तो हम लोग लगातार चर्चा करते चले जा रहे हैं कि महिलाएं बहुत डेवलप हो रही हैं, बहुत विकास कर रही हैं, और ग्लोबलाइजेशन और विकास के दौर में सबसे ज्यादा जो सकारात्मक जिनके ऊपर प्रभाव हो रहा है वो हमारी महिलाएं ही हैं। आई अप्रिशिएट दैट, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर माइक्रो स्तर पे जाके देखने का प्रयास करें तो जेंडर अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और कुछ एक स्टेट्स को उठा के देख लें, जैसे हरियाणा है और पंजाब है, तो जेंडर इंबैलेंस अभी भी देखने को मिलता है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो आपको घर घर में देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से जिसको बुलाते हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जगह जगह देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने एक रूल बनाया था निर्भया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जेंडर राइट्स। लेकिन क्या उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे सोसाइटी में नहीं हुआ? हो रहा है, और आगे भी हो रहा है, होता रहेगा। क्योंकि हम रूल्स तो बनाते रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है, जो हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, हमारे महिलाओं के प्रति, हमारे फेडरल सेक्स के प्रति, वो हम परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो हम परिवर्तन को किस तरह लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो मैं माइक्रो स्तर पर उन सारे पहलुओं को लेकर डिस्कस करने का प्रयास कर रहा था जो हमारे आदरणीय भाई शुक्ला साहब ने अपने कॉन्सेप्ट नोट में लिया था डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। मैं केवल आपको कुछ सारे पहलुओं के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, आपको सेंसिटाइज करने का प्रयास करना चाह रहा था। और मेरा मानना है कि आने वाला जो 2 दिवसीय सेमिनार के डिफरेंट सेशंस होंगे, उसमें आप लोग बृहद रूप से इस पर चर्चा करेंगे और कोई दशा को रिकॉर्ड करके आगे क्या होना है इस पे आप जो है जरूर मंथन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बृहद स्तर पर देखने का प्रयास कीजिए, जो प्रक्रिया हुई पास्ट में ग्लोबल लेवल पे, चाहे तो वो रेनेसां पीरियड रहा, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन रहा, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन रहा, चाहे वो डेवलपमेंट रहा, उसके कारण 2 प्रमुख पहलू जो है मैक्रो लेवल पे, बृहद स्तर पे 2 प्रमुख चीजें जो है, चुनौतियां हमारे समक्ष उभर के सामने है, जिसकी चर्चा मैंने अभी पूर्व में भी किया था। एक सबसे प्रमुख चुनौती जो है वो है पर्यावरण की समस्या। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग इमर्ज हुए इस धरती पे क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर सिमेट्री जो था इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी के बीच में, नेचर के बीच में बनाने का प्रयास किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग इस धरती को उन्नत हुए। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध को अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि नेशंस के बीच में, राष्ट्रों के बीच में और बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में भी जो था मैड रेस देखने को मिला कि किस तरीके से वो जो है विकास को टेम करे, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रयास करे, ज्यादा से ज्यादा जो है लाइफ को मॉडिफाई करने का प्रयास करे, ज्यादा से ज्यादा लग्जरी सोसाइटी में प्रोड्यूस करने का प्रयास करे। और उसका परिणाम ये हुआ कि नेचर जिसका लिमिट है, उस लिमिटेड नेचर को हम लोगों ने उसका दोहन स्टार्ट कर दिया, और उसके दोहन के फलस्वरूप जो है हम लोगों ने इसको इर्रिपरेबली डैमेज कर दिया। यानी कि डैमेज का स्तर ऐसा है कि जो उसको पुनः जो है आप उसको रीइंस्टेट जो है नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इसको करने में हम लोगों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने की थी, जो यूएन में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की थी, कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है।
कि सब कुछ समावेशित विकास करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ विकास हमारा ऐसा होगा जो प्रेजेंट के जनरेशन के लोगों को तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम आने वाले जनरेशन के लिए भी जो है रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखने का प्रयास करेंगे। वो हम नहीं कर पाए और इतना ज्यादा शॉर्ट साइटेड हो गए हैं कि केवल और केवल हम अपने लाभ को, अपने प्रॉफिट पे ही अपना फोकस जो है कॉन्सेंट्रेट करने कर पाए हैं। और नतीजा आप देख लीजिए, एक्सट्रीम नेचुरल कैलामिटीज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, सॉइल, वाटर, एयर, लैंड पॉल्यूशन, डेमोग्राफिक प्रेशर। जिस तरह से डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हम लोग हो गए हैं, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारा स्लम्स जो है क्रिएट कर दिया है। अर्बन स्प्रॉल हो गया, आप सड़कों पे जाइए, आप गाड़ी चला नहीं पाइए। घर में रहने वाले 2 आदमी 4 गाड़ियां हैं। रोड की चौड़ाई जो है बढ़ नहीं रही, और बढ़ेगी भी तो कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी तो आपके बगल वाला मकान जो है तोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की समस्या आप पैदा कीजिएगा, लोगों को डिस्प्लेस कीजिएगा, रिहैबिलिटेट वॉकर कर नहीं पाइएगा। साथ ही साथ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। आप मान के चलिए कि हम लोगों ने जिस तरह से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है, जो हमारा ग्लोबल ट्री कवर था वो 30% रिड्यूस हो गया। और आपको पता है ट्री क्यों महत्वपूर्ण है? हम सब जानते हैं ऑक्सीजन पैदा करने का ये एक बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है, और बिना ऑक्सीजन के हम लोग रह नहीं सकते। जिस तरीके से ट्री की कटाई हो रही है, ना तो आने वाले समय में हमारे बीच में इस धरती पे ऑक्सीजन रहेगा, और नहीं जो है बारिश होगी, क्योंकि पेड़ के द्वारा जो है बारिश भी बहुत, जो प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया के थ्रू जो है बारिश भी होती है। तो 30% ट्री कवर आप लोगों ने रिड्यूस कर दिया है। और आप देखिए फ्रांस जहां पे ठंड रहती थी, बहुत एक्यूट ठंड रहती थी, वहां पे अभी टेम्परेचर 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री चलते चला जा रहा है। जो ग्लोबल बर्फ के जो रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे करके पिघलते चले जा रहे हैं। सी लेवल तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और विद्वानों ने ये आशंका व्यक्त की है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा ग्लेशियर्स पिघलते चला जा रहा है, और जिस तरह से सी लेवल बढ़ते चला जा रहा है, जो कोस्टल एरियाज हैं लाइक बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, वो बहुत जल्दी हो सकता है कि सबमर्ज कर। अब मान के चलिए कि अगर वो सबमर्ज हो जाते हैं तो कितनी बड़ी विपदा आ जाएगी। मैं आपका ध्यान नर्मदा सागर डैम की तरफ ले जाना चाहूंगा। अब वो सब सुनते हैं, बहुत ग्लोरीफाइड है, बहुत तारीफ की गई कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। नो डाउट ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये सिस्मिक जोन में स्थित है? सिस्मिक जोन वो होता है जहां पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा, और डैम्स के फंक्शनिंग को देखिए, वर्किंग को देखिए, तो आप पाते हैं कि जितना ऊंचाई पर ले जाके पानी को आप छोड़िएगा, उतना ही तेजी से वो नीचे करेगा, उतना ही ज्यादा वो रिसीव करेगा, उतना ही ज्यादा जो है इरिगेशन आपका होगा, उतना ही ज्यादा बिजली पैदा होगा, और उतना ही ज्यादा एमिनिटीज, पोर्टेबल वाटर जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर पाइएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर भूकंप जोन में होने के कारण अगर वो डैम टूट गया, तो कम से कम 1000-2000 माइल सराउंडिंग एरिया जो है वो सबमर्ज कर जाएंगे, और प्रकृति का इतना बड़ा विनाश होगा जिसको हम लोग शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? इसका फ्रीक्वेंसी अगर आप देखने का प्रयास करें तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ती चली जा रही है। पहले भी आते थे, जब उतना ज्यादा नहीं आते थे। उसका कारण यह है कि हम प्रकृति के साथ लगातार व्यवहार करते चले जा रहे हैं। 25 मिनट हो गए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि अब ठंड जो है हमारे यहाँ दिसंबर के समय में आती है। पहले ये अक्टूबर नवंबर में आ जाती है दशहरे के बाद, और ये ठंड जो है बहुत कम समय के लिए रहती है,
मैक्सिमम जनवरी या बहुत हुआ तो 15 फरवरी तक, उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। बारिश भी आगे खींच गया है, और बारिश अब बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। बारिश कम होगी, आपका वाटर लेवल रिसीड कर जाएगा। एक तो नेचुरल आपका जो वाटर का जो कंजर्वेशन था वो खत्म होते चला जा रहा है। दूसरा, हम लोगों ने जिस तरह से चापाकल लगा दिया है, हैंड पंप लगा दिया है, बोरिंग कर दी है धरती के भीतर, और जिस तरीके से हम लोगों ने पानी का दोहन स्टार्ट कर दिया है, आने वाले समय में पानी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और आप मान के चलिए, अभी भी इतना विकास की बात हम कर रहे हैं ना, विकास को हर आदमी अपने आगोश में करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मोर देन 30% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का है उसको क्लीन पोटेबल वाटर उपलब्ध नहीं है। क्लीन पोटेबल वाटर, कुछ लोग नाले से पानी पी रहे हैं, कुछ लोग और कहीं गंदे जगह से पानी पी रहे हैं, कुछ लोगों को पानी मिलता नहीं। और आसान जैसे इलाके में आप चले जाइए, 30 माइल्स जो है महिलाएं जाती है पानी को प्राप्त करने के लिए, कुओं से पानी लाने के लिए। एक तरफ तो हम विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने विनाश के बीच अपने खुद की धारा बोए चले जा रहे हैं। कहां हैं हम? क्या प्राप्त करना चाहते हैं? शायद हम अनश्योर हो गए, लेकिन हम सोचने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए जो है उल्रिच बेक साहब ने जिसने कहा कि वर्तमान समय जो है रिच सोसाइटी है, उन्होंने कहा कि जो पूर्व का समय था वहां पे क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट जब होता था, क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो हम ये डिसाइड करने के लिए लड़ते थे एक दूसरे से कि पैसा किसके पास ज्यादा रहेगा, कौन ज्यादा अमीर बनेगा। अभी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है वो पॉल्यूशन और दूसरा जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो गया। कुछ समय पहले आप पढ़े होंगे, पेपर में बहुत जबरदस्त आर्टिकल आ रहा था कि वेस्ट जो है डेवलपिंग कंट्री को अपना डंपिंग यार्ड बना दिया। व्हाट इज दैट? जितना वेस्ट वहां डेवलप हो रहा है, जिसके बारे में हम अभी बहुत ज्यादा सजग नहीं हो पाए, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो है ना, हर साल एक नया मोबाइल बदल रहा है और दूसरे साल एक लैपटॉप बदल रहा है। और सरकार अभी क्या कर रही है, बोल रही है कि बैटरी वाला गाड़ी चलाइए क्योंकि उससे पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन सरकार इस बात को शायद नोट करना भूल गई है कि बैटरी को दोबारा जो है आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके बैटरी भी जो है उसका वेस्ट डिस्पोजल भी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो ई गैजेट्स जो हम लोग डेली यूज करते हैं, हमारे सबके पॉकेट में जो है मोबाइल है, एक दो मोबाइल सबके पास रहता है। लैपटॉप तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप रिसर्च फॉलो नहीं कराइएगा। छोटे से बच्चे को हम लैपटॉप पकड़ा दे रहे हैं, लेकिन इसका वेस्ट का डिस्पोजल होगा कैसे? 2 साल के बाद अब ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग भी सोचते नहीं। और चूंकि हम अभी कुछ एक सालों से इस अंधी दौड़ में शामिल हुए हैं, इसलिए हम इसको रियलाइज भी नहीं कर पा रहे। लेकिन वेस्ट और गाड़ियों को डिस्पोज करना इज अ बिग चैलेंज। ई वेस्ट को डिस्पोज करना वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और अभी तक वो करता ही रहा था कि हमारे से डेवलपिंग कंट्रीज में जो है अपना भिजवा देता था गाड़ी, जहां से आ जाता था उसने दिया। लेकिन हम भी अब धीरे धीरे सजग होते चले जा रहे हैं, और हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारी मीडिया जो है इस पर लिखने की शुरुआत कर रही है, और अपोजिशन पार्टी जो है इस पर वॉइस रेज कर रही है। तो उल्रिच बेक साहब ने इस घटना को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि जो वर्तमान समय है, जो आधुनिकता का दौर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्ट्रगल हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि ये जो बैड्स है, बैड्स BAD बैड, जो खराब चीजें हैं धरती पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? बैड तो मैं नहीं लेना चाहता, वेस्ट वाले उठा के यहाँ डाल दिए। हम भी अब शायद नहीं लेना चाहते हैं, अब आप कहाँ डालिए।
अब दो देख लीजिए कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री मिलता है तो वहां आप सोचिए। तो जो वर्तमान परिस्थिति है और इस तरह के बैड से अगर हमको बचना है तो हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जहां पे हम डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल पॉलिसीज को जो है इंटीग्रेट करने का प्रयास करें और इस तरह का प्रयास करें, एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाने का प्रयास करें डेवलपमेंट का, जिसमें हम सिनर्जी स्टैब्लिश करने का प्रयास करें डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में। अगर ये हम नहीं कर पाए तो हमारा सर्वाइवल जो है ना वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगा और आ भी रहा है, और इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ल्ड ओवर में जो है इस बात को महसूस किया गया और इसीलिए यूएन जो था, यूनाइटेड नेशंस जो है, जो सारे कंट्रीज का एक समूह है, कुछ है, वहां पे यूनाइटेड नेशन होता है, वहां पे हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसकी बात कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच सिनर्जी स्थापित करना जो है बहुत जरूरी है। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ईयर मार्क करता हुआ, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी विकास वैसा ही विकास है जो प्रेजेंट जनरेशन के बारे में तो बात कर ही करें, साथ ही साथ आने वाले जनरेशन के बारे में भी जो है बात करें। बेग साहब ने फिर कहा कि वर्तमान समय में हमको रिफ्लेक्शन मॉडर्निटी लाने की जरूरत है। जिस मॉडर्निटी के दौर में हम आगे चले जा रहे हैं और साथ उस मॉडर्निटी का जो है आउटपुट हमको देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में, हमको उस मॉडर्निटी से बाहर निकल के हमको रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी में जाने की जरूरत है, जहां पे हम टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में बैलेंस करने का प्रयास करें, साथ ही साथ एनवायरमेंटल ट्रैंक्विलिटी लाने का प्रयास करें, और साथ ही साथ जो है जो एनवायरमेंटल डिबैटल हो रहा है जिसको हम डे टू डे लाइफ में जो है फेस कर रहे हैं उसको हम ओवरकम करने का प्रयास करें। भारतवर्ष we have become the fifth largest economy of the world। कितनी खुशी की बात है, और हम लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और हम ये भी मान के चलते हैं कि अगले 15-20 साल में हम लोग वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। And it is matter of great pride for all of us, these celebrations। लेकिन माइक्रो स्तर पे अगर ग्राउंड लेवल रियलिटी को देखने का प्रयास करें तो आप पाइएगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन जो है होस्ट करता है, और उसके बाद जो है सरफेस ग्लोबल सरफेस एरिया का मात्र 2.45% जमीन है, और साथ ही साथ जो है वाटर रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड का केवल 4%, यानी कि 16% जनता के लिए केवल 4% वाटर रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और जो जमीन भी है वो भी बहुत कम है। तो किस तरीके का लाइफ आप देने का प्रयास कर रहे हैं? एक तरफ तो आप डेवलपमेंट को अपने पॉकेट में लेके घूमने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड 21st सेंचुरी में जो वर्ल्ड हमारा रहेगा, हम सुपर पावर बनने का प्रयास करेंगे, और ग्राउंड लेवल पे हम अपनी आम जनता को जो है वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं जिनको उनको जीवन जीने के लिए दरकार है। पानी अगर नहीं दे पा रहे हैं, पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पोर्टेबल वाटर, तो शायद मैं इसको विकास नहीं मानूंगा। रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड्स है हर एक सिटीजन का, अगर इसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है बहुत सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। वही आप जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को देखने का प्रयास करें तो उसमें भी हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया था, इंडिया जो है 187 कंट्री में 132वां स्थान पर रैंक करता है, यानी कि हम इकोनॉमिकली तो टॉप 5 में पहुंच गए हैं, लेकिन जेंडर को जो है 132वां स्थान में हम एड्रेस कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है जो बताता है कि हम कितने खुश हैं, और खुशी कैसे होगी? खुशी तब होगी जब हमारे नीड्स जो है वो फुलफिल होंगे, हमारे डिजायर्स जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी जो है हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्लेजर हमारे बीच में नहीं है। और प्लेजर मैं बताऊं, हैप्पीनेस पाने के लिए जो है आपके पास 50,000 रुपया पॉकेट में या एसी गाड़ी, BMW या बहुत बड़ा कोठी होना जरूरी नहीं है। जिसके पास जितना बड़ा कोठी होता है वो रात भर उतना ही जग के बिताता है।
हैप्पीनेस एक दूसरा ही चीज है जिसमें आप कंटेंट रहते हैं अपने आप से, खुश रहते हैं अपने आप से, और आप ये मान के चलते हैं जो कुछ भी आपके पास है वो मोर देन एनफ है आपको एक सिंपल लाइफ लीड करने के लिए। लेकिन इस गोल ओरिएंटेड सोसाइटी में हम अधिक और अधिक पाने की लालसा में इतना तीव्र गति से भागे चले जा रहे हैं कि हम अपने लाइफ में डिसकंटेंट ला दिए, हैप्पीनेस कहीं दूर तक नहीं दिखती है। 1972 में एक किताब लिखा गया था, उस किताब का नाम था द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, और उसमें जो ऑथर थे उस किताब के, उन्होंने कहा कि या तो सिविलाइजेशन और या ग्रोथ, दोनों में से कोई एक चीज चलेगा। अगर ज्यादा ग्रोथ कीजिएगा तो सिविलाइजेशन जाएगा, और सिविलाइजेशन को लेके चलने चाहिएगा तो ग्रोथ जाएगा। इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना है। लेकिन हम लगता है लगातार ग्रोथ की तरफ भागे चले जा रहे हैं, और इसके नतीजा ये हो रहा है कि सिविलाइजेशन जो है अंडर क्वेश्चन हो गया है। 1968 में मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूं क्योंकि भारत का पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ से हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और अभी तक हम यही बोलते थे कि शायद वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब शायद ये नहीं है, वी आर लीडिंग, वी आर एट द टॉप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। और ये पॉपुलेशन जो है भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आई है, क्योंकि जीडीपी जो है उसका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को सबके बीच में, और नतीजा ये होगा कि पर कैपिटा इनकम सबका कम हो जाएगा। जो भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्रिएशन आप करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी सबके बीच में आपको बांटना पड़ेगा, और नतीजा यही होगा कि रोड पे आप जैसे चल रहे हैं देख रहे हैं कि रोड पे चलने का जगह नहीं है, मेट्रोस का दरवाजा खुलता है तो अंधाधुंध वहां पे भीड़ निकलती है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद भी जो है आप बेसिक फैसिलिटीज जो है आम जनता को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए 1968 में किताब लिखी गई थी गैरेट हार्डिन के द्वारा। उस किताब का नाम उन्होंने रखा था द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, और उसमें उन्होंने इस बात को इंडिकेट करने का प्रयास किया कि जिस तरीके से हम लोग विकसित होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग पॉपुलेशन को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये पॉपुलेशन जो है हमारे ट्रेजरी का जो कॉमन आदमी है, आम जनता है, उसकी समस्या के लिए जो है जिम्मेदार बन रही है। वही विकास की बात कर लीजिए आप, बिना विकास के कुछ नहीं हो सकता है, और जो लग्जरी और कंफर्ट पैदा करने के लिए हम लोग विकास करते चले जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या हुआ है? जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी